अस्सलाम वालेकुम। शराय दसूर से मैं हूं अब्दुल करीम सिद्दीकी और आप हैं एक्यूएस के साथ। मेरे साथ हैं जनाब हम्माद गजनवी साहब। हम्माद गजनवी साहब, आपका मैंने एक कॉलम कुछ अर्सा पहले पढ़ा था, मिट्टी पाओ, और उसमें आपने जो है बहुत सारे तारीखी वाकयात के कौन कौन सी हमारी सुप्रीम कोर्ट की गलतियां थी और माशाल्लाह को जायज करार देने और न जाने पता नहीं क्या क्या कुछ जो है ना उसके अंदर था कि माजी पे मिट्टी पाओ जी, किसी से अब क्या चले, तरक्की का एजेंडा जो है वो टो करते हैं। तो ये आप समझ रहे हैं कि अब पहले तो नवाज शरीफ साहब जो है उन्होंने ये बयानिया दिया कि जनाब एहतसाब होगा जिन्होंने गलत किया। फिर जो है वो भागे भागे बरादर खुर्द जो है वो शौक शेरवानी में गए, भागे भागे अब प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का फैसला भी आ गया। पहली मरतबा ये देखें कि ऐसा लगा है कि पार्लियामेंट की जो कानून साजी का इख्तियार है उस पर उसको बड़ी फोकियत दी गई। अच्छा जी। मिट्टी पाव से शुरू करते हैं। हाँ। जो फैसला सुप्रीम कोर्ट का आया है, आलीशान फैसला है। जितनी तहसीन की जाए कम है। क्यों? इसलिए कि 25 करोड़ लोगों का हक कानून साजी या हक हुक्मरानी कह लीजिए, वो सुप्रीम कोर्ट ने तस्लीम किया है पहली बार। कि भाई आप जो कानून बनाते हैं, ये पार्लियामेंट थोड़ी, पार्लियामेंट क्या है? पार्लियामेंट तो रिफ्लेक्ट कर रही होती है हमारी विल को। यानी 25 करोड़ लोगों की विल रिफ्लेक्ट कर रही होती है। और यहाँ पे दो चार लोग बैठते हैं, वो कहते हैं भाई ये क्या कानून है, हमें नहीं पसंद। तो ये होता रहा है यहाँ पर। तो ये एक मेरा ख्याल है आलीशान कानून है। इस पे बहुत सी बहसें हो चुकी हैं, आप हर रोज इस मसले को कवर करते हैं। और हम इसकी तारीफ करेंगे। और मेरा नहीं ख्याल कोई भी आदमी ऐसा है सिवाय उन 5 जजेस के जो, ये देखिए, सियासी वजूहात की बिना पे मुखालफत करना या हिमायत करना एक कानूनी मसले की, ये हमारी एक बुरी रिवायत है यहाँ पर। कि आप जितना मर्जी बेहुदा फैसला दे दे सुप्रीम कोर्ट, तो आधा मुल्क खुश होता है। क्यों? उन्हें सियासी फायदा हो रहा हो, तो उन्हें लगता है हमारे मुखालिफ की तस्लील हो रही है और ये बड़ा अच्छा फैसला, पानामा में नवाज शरीफ नाअहल हो गया जी, तो वो लोग खुश हो जाते हैं। हालांकि अगर इस चीज को जरा डिस्टेंस से देखा जाए, तो एक फैसला जिसका ना सर है ना पाँव, बल्कि वो एक यानी काला फैसला है। और उसको सहवाग के तौर पर ही जाना जाएगा और पूरी दुनिया भी इस नजर से देखती है। यानी जब वो सियासत से हटकर आप उसे देखते हैं, तो उसके बारे में कोई दूसरी राय हो नहीं सकती। क्या वो कोर्ट होता है फैसला? वो तो, देखिए ना, उसके बारे में कोई दो राय नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन है। इसलिए कि आप जब डिवाइड होते हैं, कौम जब डिवाइड हुई हुई है, तो वो इसी तरह देखती है मामलात को कि हमारे हक में फैसला आ रहा है या नहीं। ये नहीं देखेंगे कि ये कानून से मुताबिकत रखता है या इसमें मॉनिटरिंग जज कहाँ से आ गया या इतने दिनों की, इस तरह की बातें गौर नहीं की जाती। ये एक बुरी बात है। बहरहाल, फैसले की तहसीन। और जो दूसरी आपने बात कही, फैसला पूरा, दो क्लॉजेस तो जिंदाबाद, दो जो काउंट्स पे तीन फैसला तीन है। तीन क्लॉजेस। जी, दो काउंट्स के पास जिंदाबाद। मैं तीसरी की बात करने लगा हूँ। हाँ, जो तीसरा तीसरा पार्ट है ना उसका फैसले का, मतलब आप कह रहे हैं कि जो उस, माजी से अपील देने का हक था उसको रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट जो था उसको उन्होंने जी, मैं वही बात करने जा रहा था साथ। कि रेट्रोस्पेक्टिव आप उसको जाकर अपील कर सकते हैं, ये हक नहीं दिया गया। और 8-7 से फैसला हुआ। मैं कह ये रहा हूं कि ये जो फैसला है, फैसले का ये पार्ट, इसे कहते हैं मिट्टी पाओ। हम्म। ये आप जो बात कर रहे थे ना, जहां से शुरू हुई, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी यही कहा है कि मिट्टी पाओ जी। ये पुरानी चीजें आप कहाँ उखाड़ने लगे हैं, ये गड़े मुर्दे क्यों उखाड़ते हैं? और हमारे जो लोग फैसले कर गए हैं, जिस दबाव के तहत भी कर गए हैं, जिस तरह भी कर गए हैं, उन्हें क्यों छेड़ते हैं? वह छोड़ दीजिए। ये है वो फैसला। दूसरे लफ्जों में क्या है? मिट्टी पाओ। जो भी आप बात कर रहे थे, हु बहू ये फैसला है। अब आप देखें, मसलन मैं हम एक बात भी कर रहे थे, और मेरा ये ख्याल था कि चलिए, अब तो आप पुराने फैसलों की लेकिन तरफ इसमें मूव एक बात ये भी कर। तो देखने वाली है ना माद गजनवी साहब, के वो 8 जज साहबान कौन हैं जो कह रहे हैं कि मिट्टी पाओ। हम्म, बिल्कुल, ये तो है ही। लेकिन उसमें अब देखिए कि उसमें यही अफरीदी साहब भी शामिल है, जिनका हम एहतराम करते हैं, हम्म। है ना? हाँ बिल्कुल, तो वो लेकिन अपने यही एक अफरीदी साहब इंडिपेंडेंट। का इख्तलाफ तो ये था कि अपील देनी ही नहीं चाहिए, इस तरह से अपील दी ही नहीं जा सकती है। हाँ, लेकिन वो जो लेकिन दो हम कह फाजिल सकते। जज साहिबान थे जो कह रहे हैं कि हाँ अपील देनी चाहिए, लेकिन फिर वो कहते हैं कि अपील का माजी से इतलाक नहीं होना चाहिए। जी,
तो मैं यानी कह ही रहा हूँ कि एक तो वो जजेस है ना जिनको आप इतने दिनों से हम ख्याल जज कहते हैं, और आप ही ने ये नाम दिया है बाय द वे। तो ये जो सारे हजरात हैं उनकी तो समझ आते हैं, हजरात तो जो भी खवातीन भी शामिल है अगर उसमें तो वो तो एक समझ में आती है बात। लेकिन दूसरी तरफ से भी एक साहब ने अपनी इंडिपेंडेंट राय, उनका ख्याल है कि ये अपील भी नहीं होनी चाहिए और पुरानी भी नहीं होनी चाहिए। अच्छा, हम बात कुछ और कर रहे थे कि ये जो पुरानी अपील नहीं होनी चाहिए तो अब नहीं हो सकती, अच्छा ठीक है। मैं अब ये ख्वाहिश रखता हूँ, और मेरी तरह के और बहुत से लोग ये ख्वाहिश रखते हैं कि ना कीजिए, आप अपील ना कीजिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कुछ फर्ज हैं चीजें, कुछ चीजें सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कर्ज हैं। यानी सुप्रीम कोर्ट का जमीर बतौर इदारा जब जागेगा तो वो कर्ज अदा होंगे। वो कर्ज क्या है? आपने इशारा किया भी उसकी तरफ। आपने सुप्रीम कोर्ट, मेरी प्यारी सुप्रीम कोर्ट, आपने इस मुल्क में 4 दफा आइन टूटा है और आपने उसे वैलिडेट किया हुआ है। ये गुनाह अजीम है, ये गुनाह मासवाए तीन कबीरा जिसे नवंबर कहते हैं। 2007, मासवाए तीन जी नवंबर 2007। जी जी जी। मार्च 3 नवंबर 2007 के आपने सारे जो मार्शल लॉज थे, आपने उनको इंडोर्स किया हुआ है, वैलिडेट किया हुआ है। न सिर्फ मार्शल लॉज को, बल्कि आपने मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर्स को उनकी आइन में तरमीम करने का इख्तियार भी दिया। मांगी हुई कुव्वतों से ज्यादा ताकत बख्शी है। तो यानी आपका गुनाह बहुत बड़े है ये। अब इसके ऊपर अगर फर्ज किया कि अपील नहीं हो सकती, ऐसी मिसाल दे रहा हूँ, तो कौम से माफी तो मांगी जा सकती है। कम अज कम कौम से माफी तो मांगी जा सकती है। अगर आप अदालत में जुडिशियल मर्डर किया हुआ है जुल्फकार अली भुट्टो का, जिसके ऊपर सब मुत्तफिक हैं, तो क्या अदालत को माफी नहीं मांगनी चाहिए? मेरा ख्याल है ये बेहतरीन वक्त है। अगर आप ब्रेक अवे कर रहे हैं ना माजी से, तो फिर ये बेहतरीन वक्त है। और जैसा काजी साहब का मिजाज है, वो मुसलसल कहते तो रहे हमसे बड़ी कोताहियां हुई हैं, हमसे कोताहियां हुई हैं। तो हाँ, अगर गलतियां हुई ये हैं तो गलतियों को माने, तो हम गलतियों को माने, तस्लीम करें और फिर आगे चलें। बिल्कुल, ये उन्होंने कई दफा कहा। हाँ। तो मैं तो मशवरा क्या देना है, मैं अपनी ख्वाहिश बता सकता हूँ कि जिस तरह के वो आदमी हैं काजी साहब, और जिस तरह उन्होंने प्रिंसिपल्ड एक उनकी पोजीशन रही है, और जिस तरह इस वक्त कौम उनकी तरफ देख रही है, हत्ता कि वो लोग जो उनके फैसलों से सियासी नुकसान हो जाने की वजह से नाखुश भी हो जाते हैं ना, वो भी जानते हैं, और वो आपस में हम निजी महफिलों में बात भी करते हैं वो, कि यार बंदा तो कुछ है, मतलब एक आदमी है, प्रिंसिपल्ड आदमी है, बैकबोन वाला आदमी है। और ये ठीक है कि कोई एडवेंचरिज्म नहीं करना चाहिए, मुल्क को उसकी जरूरत भी नहीं है। लेकिन ये आदमी मौजूद तरीन आदमी है कि वो सामने आए और ये इकरार करें सुप्रीम कोर्ट के बिहाफ पे, उनका कुछ नहीं जाता, इससे उनके कद काठ में मजीद इजाफा होगा। और हमेशा ये बात याद की जाएगी कि सुप्रीम कोर्ट ने माजी को अपने जो भी उनकी हरकत थी उस पर उन्होंने माफी मांगी, कि हम माफी मांगते हैं जी, हम तारीख से माफी मांगते हैं। अच्छा, आप ये भी ना कहिए कि हम इससे माफी मांगते हैं, आप तारीख से माफी मांगिए, क्योंकि ये तो तारीख में लिखा हुआ है ना। ये जो हम सारा दिन बातें करते हैं ना, 130वां नंबर ये है वो, ये तारीख ही तो है जिसकी रोशनी में आप यहाँ तक पहुंचते हैं। तो अगर आप एक नया स्टार्ट ले रहे हैं, जो कि ले रहे हैं, बड़ी अच्छी बातें हो रही हैं। ये जो जज, 3 जजेस वाली बात है ना कि मिलके आप, क्योंकि हमने इसकी कानूनी मुशगाफियां अपनी जगह, इनलार्जमेंट हो सकती है नहीं हो सकती, कितनी हो क्या, ये जो सारी डिबेट हो रही थी, ये बड़ी अच्छी डिबेट थी। लेकिन ये मेरा ख्याल है, ये मेरी नजर में बिसाइड दिमाग है। और काजी साहब ने इस पे बात भी की है कि हमारे सामने एक माजी है, हमने जजों को देखा है कि वो किस तरह इस्तेमाल करते रहे इसे, आप हमें कैसे समझा सकते हैं अपनी कानूनी मुशर्रफियों से? हमने तो देखा है मुल्क को तबाह होते हुए और फिर कि एक आपने देखा आदमी यही मुखालफत करने वाले जो जज साहिबान थे इस कानून की, उनको जब अटॉर्नी जनरल ने कहा कि जनाब 184(3) के अंदर आपने क्या किया है, आपने आईना जब दिखाया, आईना उठाया उन्होंने, तो बिल्कुल सब वो जो थे वो मुत्तफिक हो गए कि क्या आप सुप्रीम कोर्ट को चार्जशीट कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट को चार्जशीट तो क्या अटॉर्नी जनरल साहब ने करना था? सुप्रीम कोर्ट तो चार्जशीट हुई भी है ना, उसको तो तारीख ने चार्जशीट किया हुआ। ये एक अटॉर्नी जनरल जो आ जाए कल, ये मसला नहीं है, ये तो छोटी बात है। देखिए उसको, तारीख हमारी, हमने नहीं, जो इंडिपेंडेंट भी लिखते हैं लोग, मुल्क से बाहर भी जो लिखते हैं, वो इस अदालत हमारी ये सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का मसका उड़ता है, आप जानते हैं। अब आप ही तो जानते हैं, बल्कि सबसे बेहतर जानते हैं। तो ये मेरा ख्याल है काजी साहब को, जैसे उनकी और बहुत से अजाइम हैं,
वो जूनियर जजेस के बारे में एक पॉलिसी रखते हैं। तो हम कैसे समझ सकते हैं कि अब वो आइंदा अगर कोई ऐसा मौका आएगा तो जूनियर जज को ले आएंगे? ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तो अच्छा, वैसे आप बाय द वे बताएं, उनकी टेन्योर के दरमियान कोई वहां पर पोजीशन खाली होनी है, किसी ने आना है? जी हाँ, बिल्कुल। बल्कि अभी तो 2 पोजीशंस खाली हैं, और जो चलें आपके साथ एक शेयर कर लेते हैं खबर। जो हमारे ज़राए हैं वो ये कह रहे हैं कि जुडिशल कमीशन का जो इजलास है वो जल्द होगा, और उसमें जो 3 मर्तबा इग्नोर कर दिए गए सिंध हाई कोर्ट के जज हैं, और इस वक्त वो सीनियर मोस्ट जज हैं, जैसे सादत अली खान, जो कि इस वक्त कायम मुकाम चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट हैं, उनको जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एलिवेट किया जाएगा हमारे ज़राए के मुताबिक। और अच्छा। उनसे जूनियर जो, जिनको 2-3 मर्तबा जो है वो गुलजार साहब से लेके और फिर बंदयाल साहब के दौर तक इग्नोर किया जाता रहा, उनको चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट जो है वो बनाया जाएगा। तो ये हमारी अभी तक की इतलात जो है ना वो ये हैं, हमारे जराए जो हैं वो इस बात का दावा कर रहे हैं। तो बहुत अच्छी इसमें इतलात है। वही बात है जो हम कर रहे थे। जी हाँ, बिल्कुल। क्योंकि उस पर तो प्रिंसिपल स्टैंड है उनका, काजी साहब का भी, और उसके बाद फिर अब वो जुडिशल कमीशन के अंदर जो अरकान की तरतीब है उसमें जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस सरदार तारिक मसूद, इन सबका एक कंसिस्टेंट ये स्टैंड रहा है कि अगर देखना भी है तो पहले जो है कॉम्पिटेंस के अंदर पहले और दूसरे नंबर के ऊपर जो जज साहबान है सीनियर, उनको देखा जाए, और उनमें से अगर जो बेहतर है उसको लेके आया जाए। तो बहरहाल ये अभी मामला कहाँ तक और क्या क्या इसकी गिरें खुलेंगी ये जैसे तो आपका, अभी। आप बेहतर जानते हैं, आपने एक खबर तो हमें दे दी, शायद आप दूसरी भी दे दें। इस बारे में भी कुछ लेजिस्लेट, यानी लेजिस्लेट तो नहीं, कोई डिसीजन किया जा सकता है, पाबंद किया जाए? देखिए, इसमें पहले भी हुआ है। आपको 31 जुलाई की जजमेंट जो 2009 में आई थी, जिसमें वो इफ्तिखार चौधरी साहब की बहाली हुई थी, और उस वक्त भी जो है ना बहुत सारे जजेस जो हैं उनकी सीनियरिटी लिस्ट मुतासिर हुई थी इस वजह से। तो उसके बाद मुझे एक बड़ी वाज़ेह तौर पर याद है, वो तो जसमत जैसे सरमद जलाल उस्मानी भी उस बेंच का हिस्सा थे, और फिर उनको जो है वो जब ये प्रिंसिपल ले डाउन किया गया तो वो सुप्रीम कोर्ट से वापस हाई कोर्ट गए थे। हाँ। अच्छा। जी हाँ। तो वो वापस हाई कोर्ट गए, और फिर वो वहां पे चीफ जस्टिस बने थे। आजकल वो जुडिशल कमीशन के जो है वो रिटायर्ड जज का जो मेंबर होता है ना वो है। तो ये अच्छा, अब प्रेसिडेंट्स तो आप हमें मौजूद। इतनी अच्छी बातें बता ही रहे हैं, तो मेरे ख्यालात को छोड़िए, आप मुझे आप अगला ये बताइए कि जब एजाजुल हसन साहब चीफ जस्टिस बनेंगे, अगर बनेंगे तो बनेंगे ही। तो अब बनेंगे तो उनके साथ तो 2 सीनियर जज होंगे, वो कौन से होंगे जो मिलके बेंचेस बना रहे होंगे? वो आपके जहन में है कुछ? जी हाँ, उनमें 2 सीनियर जजेस में होंगे, जस्टिस मुनीब और जस्टिस मंसूर अली शाह। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब होंगे। अच्छा। और हम्म। इसी तरह जब आगे मुनीब साहब बनेंगे चीफ जस्टिस, तो उस वक्त कौन होंगे उनके साथ सीनियर? आप बता सकेंगे एकदम फौरी तौर पे, आपके जहन में बात है? उस वक्त जो है वो मेरा ख्याल है कि सीनियरिटी लिस्ट को ऊपर नीचे होगी, कुछ लोग रिटायर हो गए होंगे और कुछ इस तरह से है। तो उस वक्त जस्टिस याहिया अफरीदी, और मेरा ख्याल में उसके बाद कोई एक जो भी होंगी, शायद आयशा मलिक हों, जस्टिस आयशा मलिक। अच्छा, माशाल्लाह। तो कंक्लूड आप इसे कीजिए। हम ये समझते हैं कि ये जो फैसला हुआ है, वो हम एंटिसिपेट कर रहे थे। हमें ये तो मालूम था कि चीफ जस्टिस की इस पे क्या राय है, लेकिन उस कोर्ट का साथ चलना ये और भी खुशाइन बात। हम्म। और 10 वो, इस फैसले में 10 जजों का शामिल होना ये और भी खुशाइन बात। अच्छा, इस और फैसले के अंदर और भी उस कुछ बहुत सारी चीजें छुपी हुई हैं। अच्छा। आपको याद होगा प्रेक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट आया, जब ये स्टे कर दिया, फिर उसके बाद जब इलेक्शन, वो 14 मई वाले इलेक्शन के खिलाफ इलेक्शन कमीशन का रिव्यू था, और वो कहते थे कि जो रिव्यू का स्कोप है उसको एज एन अपील सुना जाना चाहिए। तो उस वक्त जो है वो एक जजमेंट ऑफ रिव्यू एंड ऑर्डर्स, सुप्रीम कोर्ट जजमेंट एंड रिव्यू ऑर्डर्स जो है वो आया था, एक कानून। अच्छा। उस कानून को जस्टिस सुमरता बंदयाल, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस इजाजुल एहसन, इन्होंने उसको स्ट्राइक डाउन कर दिया, पार्लियामेंट के उस कानून को। उसकी उसका जेनेसिस भी जो है वो यही कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल था 191, जिसके अंदर इन्होंने, फाजिल जज साहबान ने कहा, करार दिया कि जो सुप्रीम कोर्ट रूल्स हैं वो हायर पेडिस्टल देन एन लॉ। तो ये जो है आपने इस बहस में भी, ये जो होती रही, इसमें भी सुना होगा।
तो अब देखें कि 10 जज साहिबान ने फुल कोर्ट ने, मतलब ये तो फुल कोर्ट की जजमेंट आएगी ना, मेजोरिटी जजमेंट जो है, तो ये फुल कोर्ट की जजमेंट कहलाएगी। तो उस प्रिंसिपल जिसके ऊपर 3 रुकनी बेंच ने ये ऑर्डर स्ट्राइक किया था, अब वहां पे बड़ी दिलचस्प सूरत बन जाएगी कि वहां पे रिव्यू के बजाय अब होगी अपील। और अगर अपील होती है तो फिर अपील जो इस प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून के, अव्वल तो मेरा ख्याल ये है कि जो ये सुप्रीम कोर्ट ने प्रिंसिपल ले डाउन किया है उसके नीचे ये जो जजमेंट है ये वैसे ही रिविजिट हो गई है और इस जजमेंट की कोई अथॉरिटी नहीं रही है। लेकिन फिर भी हुज्जत तमाम जो है ना पूरी करने के लिए अगर हुकूमत जो है वो हो सकता है इसके खिलाफ अपील दाखिल करे। तो अब अपील दाखिल होगी तो फिर ये अच्छा, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के एक्ट के तहत अपील जो है वो एक नया बेंच और लार्जर बेंच सुनेगा। अब क्योंकि ये कानून ठीक है। रूबा अमल हो चुका है और उसका वो हिस्सा जिसमें ये था कि चीफ जस्टिस और 2 जजेस की 3 जज साहबान की सीनियर मोस्ट 2 जजेस और चीफ जस्टिस की कमेटी जो है वो बेंच तश्कील देगी, और अगर कोई आईनी मसला आएगा तो उसके लिए 5 मेंबर लार्जर बेंच बनेगा कम अज कम। तो अब ये कानून अगर आ गया है और उन्होंने तो 3 रुकनी बेंच बनाया हुआ था, कानून जो है वो अभी 21 अप्रैल से होगा, तो इस तरह से उस बेंच की तश्कील भी जो है वो भी जो है ना खिलाफ कानून है। तो बहुत सारी चीजें हैं और फिर उसमें उस कानून के तहत जो रिव्यू पिटीशन का हक है या रिव्यू पिटीशन जो है वो ऐसे सुनी जाएगी जैसा कि अपील सुनी जा सकती। साकित हो गए? आपको आवाज आनी बंद हो गई? कंक्लूड करें, मैं बस आखिरी एक फकरा बोलूंगा फिर आप बात कीजिएगा। हाँ, अ, मैंने कंक्लूड कर लिया। मैंने अब कहा वो हम जजमेंट ऑफ रिव्यू एंड ऑर्डर्स एक्ट जो है वो मैं बड़ी समझ एक गया सारी उसके बात। अंदर है जिसमें जो मुतासरा 184(3) के फ्रीक हैं उनके लिए एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी खुलती है। वैसे तो ये जो है ना वैसी ही सूरत हाल है जैसी 92 का वर्ल्ड कप था कि अगर फलां टीम हार गई पाकिस्तान को 1 मिल जाएगा, वहां बारिश हो जाए, बांग्लादेश इंडिया को हरा दे, इंडिया बरतानिया को हरा दे तो ये इस तरह की एक वो हाँ, सूरत हाल है। लेकिन हम बहरहाल काजी साहब का शुक्रिया, और हम ये तवक्को रखते हैं कि ये उनका जो टेन्योर है इसके अंदर ये जो सफर शुरू हुआ है, और अब हम बुलंदी का जो सफर शुरू हुआ है, ये अगले 5 7 8 महीने साल के अंदर जब तक वो आगे जाए उनकी सिर्फ मेरा खत्म हो तो रही होगी। ख्याल ये है, देखें मुझे एक फिक्रा कह लेने दीजिए कि जिस तरह से माजी में हमने देखा है कि बेंचेस मैनेज करके फैसले लिए गए, वो जज साहबान की क्लिनजिंग भी होनी चाहिए इस इदारे से। ये तो बहुत ही आलीशान बात होगी, मैं तो इसका जिक्र नहीं कर रहा था, मैंने कहा शायद आप लोग इसको बुरा मायूं भी ना समझें कि यार नहीं ये नहीं, किस। मैं हमारी लेकिन राय है, ये एक सच्ची बात तो ओपिनियन है, यही है, एक फेयर कमेंट है। सच्ची बात तो यही है। ओपिनियन तो है, हम तो मैं समझता हूँ, मैं क्या समझता हूँ, बहुत से हमारे इस तरह के दोस्त आप जैसे समझते हैं कि ये मामले को एक दफा, ये जो पर्जिंग है ना, ये बड़ी जरूरी है इसमें से, वरना ये मामला 10 20 साल तक इस तरह ही चलता जाएगा, जो कि हमें आसार नजर भी आ रहे हैं कि आगे क्या होने जा रहा है। तो ये इसको चुंगल से आजाद नहीं करवाया जा सकेगा सुप्रीम कोर्ट को, अगर ये लोग इसी तरह चलते रहे। तो बहरहाल अगर उसका कोई हल निकल आए तो हम तो दुआ गो हैं, कुछ ऐसी सूरत निकल आए तो हम तो दुआई पार्लियामेंट कर इसमें सकते अपना रोल अदा कर सकती है, हम तो दुआई कर या जिस सकते तरह भी हो सकता हो। नहीं देखे ना, या तो आप होता ना कि आपने बहुत अपनी फेयर उसमें किए हुए, तो ये तो हमारी आंखों में देखे हुए हैं कि किस तरह से डिजायर्ड रिजल्ट्स हासिल किए गए हैं हाँ बेंचेस को मैनेज करके किस किस तरह के फैसले लाए। तो वो तो आपको पता है जी कि हाँ। वो तो सारी सूरत हाल सामने है। तो देखते हैं कि पता नहीं कभी इनका अपने इन अमालों का भी एहतसाब होगा। चले माजी के फैसले तो आपने बंद कर दिए ना अपील का हक ना देके फाबिया, हाँ लेकिन जनाब जरा आप अपने किए के भी तो अकाउंटेबल हो ना, कि कैसे आपने जो हाँ। है वो जुडिशियल ऑर्डर को रजिस्ट्रार के ऑर्डर के जरिए सेट असाइड कर दिया, कैसे हम्म, आपने जो है वो फिर उसको रजिस्ट्रार के ऑर्डर को जुडिशियल पावर देने के लिए 6 रुकनी बेंच बनाया। आपको नहीं पता था, आपने 6 रुकनी बेंच ने 3 मिनट के अंदर वो रिव्यू खत्म करके और उसको एक लीगल कवर दिया। क्या हम्म। आपको नहीं पता था कि जब आपने एक बेंच ने मतलब है कि वो कौन लोग थे जिन्होंने फैसला मुकदमा किसी और का था और फैसला जज के खिलाफ दे दिया था कि जज साहब आपने मुकदमे सुनेंगे। यार ये बड़ा मतलब है गुनाह कि हुआ ये है जनाब। ये जो सुप्रीम कोर्ट को तमाशा जिन लोगों ने बना के रखा है यार, ये बिल्कुल स्कॉट फ्री चले जाएंगे, कोई एहतसाब नहीं होगा इनका।
हमाद साहब मुझे बताएं ना, मेरा तो दिल चलता है कसम से ये सारी बातें जब मैं सुनता हूँ। आपके और लहजे से पता लग रहा है एकदम बदल गया आपका लहजा, और जज्बात का उनसे शामिल हो गया। आप सही कह रहे हैं कि इस तरह लोग तमाशा करके हमारे सामने ही निकल जाते हैं, टुकटुकी कितने ही लोग बजाएंगे चले और गए। वो हंसते खेलते जा रहे होंगे, हाँ 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 देखा कैसा बेवकूफ बनाया हमने, बेवकूफ बनाया। यार ये कोई तरीका है? अब मैं क्या, ये आपके पिछला चीफ जस्टिस, उससे पीछे साकिब निसार तक, और आगे उससे पीछे चले जाए, वो क्या क्या ये हरकत हुई है हमारे सामने। भाई आप मैं साकिब जस्टिस मुनीर निसार से साहब की मैं कहता आपको एक बात बताऊं, इन्होंने एक सुओ मोटो लिया एक टेक्स्ट मैसेज के ऊपर। अब ये सुओ मोटो लेने का अंदाज देखें। हूं, और उसमें क्या उन्होंने जो बात है। टेलीकॉम इंडस्ट्रीज के ऊपर टैक्स लगा हुआ था उसको स्टे कर दिया है। आपको पता है उफ, उससे कौमी मईशत को 100 अरब रुपए के टैक्स का नुकसान हुआ। और फिर बाद में जब ये केस लगा तो फिर इन्होंने कहा कि नहीं ये तो जो है ना वो नहीं हो सकता, सो मोटो हाय खत्म, हाय। कॉम्पिटेंट कोई नहीं है पूछने वाला नहीं है इसको कहते हैं, कोई पूछने वाला ही नहीं। कोई भी ये पूछेगा। इफ्तिखार चौधरी साहब क्या करते थे, ये रेकोटेक वाला मामला, पाकिस्तान ने कितना सफर किया उसमें, अरबों रुपए का नुकसान, अरबों डॉलर का नुकसान पहुंचा के चले जाते हैं, और कोई पूछने वाला नहीं। कमाल है। चलें जी अपना देखते हैं कि क्या होता है। अपना हमारा साहब कोई आखिरी शेर सुना दें, फिर उस शेर के बाद फिर मैं इजाजत तलब करूं। फिर आपको क्या सुनाए, अब बहुत तो फकरा जज्बाती कर सुना दिया देते आज हैं। आपने, कसम से मैं, मेरा ये स्टाइल नहीं हाँ, है जज्बाती होने वाला। शाम के बाद लड़खड़ाता हुआ, खुद से निकला मैं गुनगुनाता हुआ। मतलब सुनाया आपको, एक शेर इसका और सुन लीजिए हाँ, कि वक्त गुजरा है तीर के मानंद, हाँ, कान को छू के सनसनाता हुआ। उफ, दो उफ, शेर आपको उफ, सुनाता उफ, क्या बात है। बहरहाल जी इस तवक्को के साथ कि अल्लाह करे कि बेहतरी है। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, सुप्रीम कोर्ट का है हमारी बहुत हमारे लिए इज्जत और एहतराम, और तमाम जज साहबान के लिए भी बहुत इज्जत और एहतराम। लेकिन ये जुर्म जो है ये मुझसे नहीं, किसी और से नहीं, पाकिस्तान के अवाम से हुआ। और ना इंसाफी करने वाला शख्स जो है उसके हवाले से तो इस्लामी तारीख ये है कि ऐसे काजी को जो है सड़कों पे घसीटना चाहिए। शराय दस्तूर से अब्दुल करीम सिद्दीकी को एक लाइव से इजाजत दीजिए। अल्लाह ने